बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, और उसकी एक एग्जांपल क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया था, और उसमें जितने भी पार्ट्स थे उनको हमने समझने की कोशिश की थी। तो आज की इस वीडियो में भी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं इनडायरेक्टली वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के हिस्से हैं, और वन बाय वन हम उन हिस्सों को समझेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप सो कि इस वीडियो को देख लेने के बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे इजीली टैकल कर पाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, रिग्रेशन कहते हैं जो हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करता है। ठीक है, उसके बाद जो सिंपल का मतलब है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, लीनियर का मतलब है हमारे पास जो वेरिएबल हैं दो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होगा। तो नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 फैमिलीज है हैड द फॉलोइंग इनकम एंड फूड एक्सपेंडिचर इन डॉलर पर वीक। ठीक है, 10 फैमिलीज़ हैं, यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 होंगी। ठीक है, और उनमें दो चीज़ें हैं, एक है फैमिली इनकम और दूसरी चीज़ है हमारे पास फैमिली एक्सपेंडिचर, या आप इसे फूड एक्सपेंडिचर भी कहेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, फूड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है या फैमिली एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो इसमें आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको एज आ फूड एक्सपेंडिचर ही लेकर चलेंगे। ठीक है, फूड एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि वो फैमिली जो है हफ्ते के अंदर अपनी खुराक के ऊपर ग़िज़ा के लिए कितने डॉलर जो है वो खर्च करती है, ये होगा फूड एक्सपेंडिचर। और फैमिली इनकम ये है कि पर वीक जो है उनकी कितनी डॉलर इनकम है। ठीक है, अब इसमें हमने ये पहले डिसाइड करना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका फैमिली इनकम है, ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आपकी फूड एक्सपेंडिचर है कि खुराक पे कितने पैसे लगते हैं पर डॉलर पर वीक लगते हैं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यानी इनकम आप जनरली आप देख सकते हैं, आपकी इनकम ज़्यादा हो तो आप हफ्ते में अपनी खुराक पर ज़्यादा पैसे लगाते हैं। मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप पिज़्ज़े बर्गर खाएंगे, अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो आप जो है वो हल्का फुल्का खाना खा के गुजारा करेंगे। तो ये एक जनरल टर्म है, इनकम बढ़ने से जो है वो फूड एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, इनकम कम होने से फूड एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। तो फैमिली इनकम जो है इसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे लोगे और इसे आप एक्स से ज़ाहिर करोगे। ठीक है, और जो फूड एक्सपेंडिचर है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसे आप वाई से ज़ाहिर करोगे। ओके हो गया, चलो जी, ये हमने देख लिया, हमें डाटा मिल गया फैमिली इनकम का। ठीक है, ABCDEFGHIJ ये हमारे पास 10 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, उनकी पर वीक जो है कितने डॉलर इनकम है, $20, $30, 33। इस तरीके से उनकी जो फूड एक्सपेंडिचर है फैमिली ए के, ठीक है, उनकी पर डॉलर जो पर वीक इनकम है वो $20 है, और उसकी जो क्या कहते हैं फूड एक्सपेंडिचर है वो है $7। इसी तरह अगर मैं फैमिली सी की बात करूं तो उनका जो पर वीक इनकम है वो $33 है, और जो फूड एक्सपेंडिचर है वो $8 है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास डाटा है। इसमें हमने देख लिया हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फैमिली इनकम है और डिपेंडेंट वेरिएबल फूड एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, पहला पार्ट है ये कि ड्रा द स्कैटर प्लॉट, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल हैं, एक फैमिली इनकम है दूसरा फूड एक्सपेंडिचर। पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि स्कैटर प्लॉट बनाओ। स्कैटर प्लॉट एक्चुअली है कि ये ग्राफिकल टूल है जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मदद करता है कि क्या वो दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल है, किस टाइप का है। तो हम स्कैटर प्लॉट बनाकर वो देखते हैं। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए मैंने फैमिली इनकम को एक्स एक्सिस पे लिया, फूड एक्सपेंडिचर को वाई एक्सिस पे लिया। जिस तरीके से जो है वो मेरे पास वैल्यूज़ थी उनको पुट करके डॉट्स लगाए, स्कैटर प्लॉट मेरे पास बन गया। तो अगर आप इस स्कैटर प्लॉट को गौर से देखें तो डॉट्स जो हैं इस तरीके से ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप जो है वो आ रहा है। तो स्कैटर प्लॉट की इंटरप्रिटेशन मैंने लिखी, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब मुझे पता लग गया मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन मॉडल जो है रिग्रेशन मॉडल लगाना है। तो उसमें नेक्स्ट जो स्टेप है, डिटरमाइन लीस्ट स्क्वायर लाइन, बेस्ट फिट लाइन एंड इंटरप्रेट इट। अब ये जो स्कैटर प्लॉट है इसके अंदर मैंने एक बेस्ट फिट लाइन लगानी है। बेस्ट फिट लाइन जो है वो ऐसी लाइन होती है जो बेशक सारे डॉट से ना गुजरे लेकिन सारे डॉट्स उससे करीब करीब हों, यानी उसे हम बेस्ट फिट लाइन का जो है वो खिताब देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है जो बेस्ट फिट लाइन या लीस्ट स्क्वायर लाइन होती है उसे हम दो चीज़ों से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं।
एक होता है उसका बीटा नॉट, एक होता है बीटा वन। ठीक है, बीटा नॉट जो है वो इंटरसेप्ट होता है कि वाई एक्सिस पे वो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। बीटा वन जो है ये स्लोप होता है। ठीक है, और ये दो चीज़ें जो हैं उस बेस्ट फिट लाइन को डिस्क्राइब करती हैं। तो ये हमारा एक ऊपर वाला जो है बीटा नॉट और बीटा वन ये पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं, तो इसलिए ये हमारा पॉपुलेशन का रिग्रेशन मॉडल है। और बी वन और बी नॉट ये हमारे पास सैंपल के जो हैं स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एस्टिमेटेड सैंपल रिग्रेशन मॉडल। तो ये हमने एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल बना लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो बी नॉट इंटरसेप्ट है और बी वन स्लोप है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कौन है हमारे पास, फूड एक्सपेंडिचर। और एक्स जो है वो हमारे पास फैमिली इनकम है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट चलते हैं जी, बी वन को निकालने का फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, कोवेरियंस का फार्मूला हमारे पास है 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर एन। और जो वेरियंस ऑफ एक्स है उसको निकालने का फार्मूला है 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, तो ये दो फार्मूले लगाने हैं आपने और इनकी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो बी वन आपके पास आ जाएगा 0.2023। इसे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर में डाटा फील्ड करेंगे आपने शिफ्ट दबाना है, उसके बाद 1 दबाना है, वहाँ से आपने वेरिएंस में जाना है, तो 5 रिग्रेशन में जाएंगे तो आपके पास वहाँ पे बी का ऑप्शन मौजूद होगा, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है, तो बी वन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ थी बी नॉट इंटरसेप्ट, उसका फार्मूला होता है वाई का मीन माइनस बी वन एक्स का मीन। जब आपके पास बी वन आ जाएगा तो आप यहाँ पुट करेंगे वाई का मीन की वैल्यू एक्स के मीन की, तो बी नॉट आपने पुट की वैल्यू निकाल लेनी है, वो जनाबे वाला आएगी 2.1726। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने अपने रिग्रेशन मॉडल में फिट करना है जो आपने लाइन बनाई थी। तो मैंने यहाँ लिखा वाई जो है वो हमारा फूड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फूड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बी नॉट इंटरसेप्ट था, उसकी वैल्यू है 2.1726, स्लोप था 0.2023 और फैमिली इनकम एक्स। तो ये हमारे पास जो है बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करके हमने आगे अपनी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसमें जो V1 की स्लोप की वैल्यू 0.2023 है, ये इंडिकेट करती है कि एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर जो है ये फूड एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय $0.2023 पर वीक बाय $1 इंक्रीज इन फैमिली इनकम। ठीक है, यानी अगर आपकी फैमिली इनकम में एक वीक में $1 का इजाफा होगा तो जो आपका फूड एक्सपेंडिचर है वो $0.2023 पर वीक जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है इंटरसेप्ट जी, बी नॉट इज इक्वल टू 2.1726। ये इंडिकेट करता है कि एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर जो है फूड एक्सपेंडिचर ये एक्सपेक्टेड कितना है $2.1726 पर वीक। ठीक है, आप अगर इस चीज़ को इग्नोर कर दें तो ये वैल्यू आपको ये बता रही है कि जो एवरेज फूड एक्सपेंडिचर है ना उन फैमिलीज़ का पर वीक वो कितना है $2.1726। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन होगी इससे। ठीक है, और ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन है प्यारे बच्चों, ड्रा द लीस्ट स्क्वायर लाइन। ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये जो लीस्ट स्क्वायर लाइन हमने बनाई है, इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको प्लॉट करके दिखाई है। तो ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ये लीस्ट स्क्वायर लाइन है y इज इक्वल टू 2.1726 प्लस 0.2023x। ठीक है, अब ये लाइन अगर आप गौर करें तो बेशक सारे डॉट से नहीं गुजर रही, लेकिन तमाम डॉट्स जो हैं वो इसके बहुत करीब हैं। ये ऐसी लाइन है क्योंकि डॉट्स जितने दूर होंगे इस लाइन से वो एरर कहलाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, एरर को कम से कम करना है। एरर जितना कम होगा हमारी लाइन उतनी प्रिसाइज और बेस्ट होगी। ओके, और ये लाइन से ऊपर जो डॉट्स हैं ये पॉजिटिव एरर हैं, लाइन से नीचे जो डॉट्स हैं वो नेगेटिव एरर हैं। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर को ख़त्म करने के लिए इस एरर का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसी लाइन जिसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है वो लीस्ट होगा, कम से कम होगा, यानी पॉइंट्स उस लाइन के करीब से करीब होंगे, तो उस लाइन को हम बेस्ट फिट लाइन का ख़ताब जो है वो देंगे। ठीक है, अब जी आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट एंड इंटरप्रेटेड। एक बार याद रखना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकाला इसलिए जाता है कि ये जो लाइन हमने बेस्ट फिट लाइन बनाई है, क्या वो लाइन वाकई प्रिसाइज है, क्या वो लाइन वाकई बेस्ट फिट है, ये चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है वो मालूम करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फार्मूला है वेरिएंस ऑफ एरर का जो है वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट का अंडर रूट। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट ऐसी स्केयर को निकालने का फार्मूला है सिग्मा वाई माइनस वाई हैट का स्केयर ओवर n माइनस 2। वाई माइनस वाई हैट को हम सिग्मा जो है ई स्केयर भी कहते हैं।
अब ये क्या चीज़ें हैं, सिंपल सी बात है, ये जो y इसमें पहले वाला है ना, ये y है जो हमें वैल्यू y की दी गई है, ठीक है, ओरिजिनल, और y हैट है फिटेड वैल्यू। फिटेड वैल्यू आप निकालोगे बेस्ट फिट लाइन से। एक तरीका मैं आपको ये इसका बताता हूँ, x की जो है हमारे पास 20 और y की वैल्यू 7 है। ये आप पहले डाटा में देखें ना, x की जो है आप ये हमारे पास फैमिली ए का डाटा देखें, फैमिली इनकम एक्स जो है वो 20 है और फूड एक्सपेंडिचर वो क्या है, वाई 7 है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, 7 है। अब फिटेड वैल्यू कैसे निकालनी है, ये आपने अपनी जो बेस्ट फिट लाइन थी इसके अंदर आपने एक्स की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। ये x की वैल्यू जो 7 थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इसका आंसर निकला 3.5887। ये हमारी y की फिटेड वैल्यू है, ये मैंने यहाँ लिख दी। अब ओरिजिनल y में से इस फिटेड वाले वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा एरर। उस एरर का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर। इस तरीके से ये सारा सॉल्व करना है आपने, तमाम वैल्यूज़ के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है। x की वैल्यू को फिट लाइन में पुट करके y हैट की वैल्यू आएगी, y हैट की वैल्यू को फिर इस y में से माइनस करना है, उसका फिर आपने स्क्वायर लेना है। उन तमाम एरर का जो स्क्वायर आएगा उसका सम ले लेना है आपने, सम लेकर उसको n-2 पे क्या कर देना है आपने, डिवाइड, ठीक है। n-2 पे आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो एस ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ जाएगा। तो मैंने यही किया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकाला तो उसकी जवाब आया 0.7330। अब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू इंडिकेट करती है कि पॉइंट जो है वो बेस्ट फिट लाइन के बहुत करीब है और एरर जो है वो बहुत स्मॉल है, यानी आपकी लाइन जो है वो बेस्ट फिट है, आपके मॉडल के लिए बेहतरीन है। ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट है जी प्रिसिजन ऑफ एस्टिमेटर B0 एंड B1। अब ये जो आपकी बेस्ट फिट लाइन में जो है ना ये B0 और B1, ठीक है, इनको आपने देखना है कि ये जो आपने एक सैंपल से निकाली है ना इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू, अब आपने ये देखना है कि ये जो आपने अपने सैंपल के लिए इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू निकाली है, क्या जब आप उसको पॉपुलेशन के स्लोप और इंटरसेप्ट से कंपेयर करोगे तो क्या ये वैल्यू पॉपुलेशन के स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू के करीब करीब होगी या उससे बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगी। ठीक है, सिंपली आसान अल्फाज में मैं ये कहता हूँ कि ये जो हम निकालते हैं ना स्टैंडर्ड प्रिसिजन ऑफ एस्टिमेटर, यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ B0 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1, ये हमें ये बताते हैं कि जो आपने स्लोप में जो आपने अपने सैंपल में B0 और B1 की वैल्यू निकाली है वो पॉपुलेशन के पूरी पॉपुलेशन के B0 और B1 यानी बीटा नॉट और बीटा 1 उसके इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू के कितना करीब करीब होगी उतनी ज़्यादा ये अच्छी होगी। जितना आपकी जो सैंपल के B0 और B1 की वैल्यू पॉपुलेशन के बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू के करीब तरीन होगी उतना आपका ये B0 और B1 प्रिसाइज होगा, अच्छा होगा, बेस्ट फिट होगा। तो हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है वो निकाले, इनके फार्मूले आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, B0 का भी और B1 का भी। इसमें हमारे पास जो है वेरिएंस ऑफ x चाहिए, उसको मैंने निकाल लिया 99.21, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने उसमें पुट किया तो मेरे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ B0 जो है वो आ गया 0.7201। इसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 जो है स्लोप का निकालना है, उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर 1/n वेरिएंस ऑफ x ऑल का अंडर रूट। पुट करने के बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 की वैल्यू है 0.0233। अब ये हमें इनकी स्मॉल वैल्यू ये इंडिकेट करती हैं कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन ये लिखोगे, स्मॉल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ सैंपल इज़ लाइकली टू बी नियर टू द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि जो इसका एरर की वैल्यू कम है, इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर जो आपने निकाला है इसकी वैल्यू कम है, ये आपको ये बता रहा है कि सैंपल का जो स्लोप है उसकी वैल्यू पॉपुलेशन के स्लोप की वैल्यू के बहुत करीब करीब है, और जो आपका जो है ये B1 आपने अपने मॉडल में निकाल रखा है स्लोप, ये बहुत प्रिसाइज है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन आप इसकी भी करोगे इंटरसेप्ट की। नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय टी टेस्ट। अब अगले मरले में आप ये देखते हो कि आपने ये जो आपने मान लिया कि दोनों फैमिली इनकम और फूड एक्सपेंडिचर के दरमियान जो है कोई ना कोई रिलेशन है। अब आप ये चेक करोगे कि आप वाकई इनके दरमियान कोई रिलेशन है कि नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन,
आप ये देखोगे रिग्रेशन कहेगा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि वाकई उनमें कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, कितनी अहमियत है उस रिलेशनशिप की। टी टेस्ट लगाएंगे, सबसे पहले हम उसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस बनाया हमने, β1 = 0, स्लोप जो है वो 0 है, इसका मतलब एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है। इसका अल्टरनेट क्या होगा, β1 ≠ 0, कि भाई स्लोप 0 नहीं है, एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 हो गया। टी कैलकुलेटेड का फार्मूला आ गया B1 - β1 एस स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 हमारे पास इक्वेशन में मौजूद है 0.2023, β1 हमारे पास 0 है क्योंकि यहाँ हमने इसको 0 लिया हुआ है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1 0.0233 हमने निकाला, कैलकुलेटेड वैल्यू आई 8.68। टेबुलर वैल्यू देखनी है, T α/2 n-2 अल्फ़ा 0.05 था, इसको 2 पे डिवाइड किया 0.025 हो गया। n ऑब्जर्वेशन 10 थी, 2 माइनस किया तो 8 हो गया। तो टी टेबल में आपने 0.025 का लेना है अल्फ़ा, और उसमें 8 में जाके आपने देखना है तो 2.306 जो है वो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई। तो दोनों पॉजिटिव हैं। आप देखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलर वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम इस केस में H0 को रिजेक्ट कर देंगे। ये जो आपका H0 था β1 = 0, इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। यानी हमने ये बताया कि भाई वाकई एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है, स्लोप 0 नहीं है। ओके हो गया। आगे चलते हैं जी, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय एफ टेस्ट अनोवा। अच्छा, अनोवा निकालने में आपको कुछ 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है आपका सोर्स ऑफ वेरिएशन, कौन कौन सा है, रिग्रेशन के ज़रिए वेरिएशन आ रही है, एरर के ज़रिए, और टोटल वेरिएशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 टोटल निकालनी होती है तो n-1 करते हैं। ऑब्जर्वेशन टोटल 10 हैं, 1 माइनस किया 9 आ गया। इस 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक जो है वो रिग्रेशन यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, 8 एरर की वजह से हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है सम ऑफ स्क्वायर, एस का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, अब ये जो रिग्रेशन का सम ऑफ स्क्वायर है ना, उसे हम कहते हैं SSR, और इसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। इसे निकालने का फार्मूला है n × B1 × कोवेरियंस ऑफ XY। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करके मैंने SSR सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, या इसे दूसरे अल्फाज में कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, इसकी वैल्यू आई 40.601। दूसरी चीज़ है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, इसे कहते हैं टोटल वेरिएशन, कि ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें टोटल कितनी वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आती है, उसे हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स भी कहते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है n × वेरिएंस ऑफ y। तो वेरिएंस ऑफ y मैंने निकाल लेना है। पहले मैंने वेरिएंस ऑफ y निकाला, वो मेरे पास आया 4.49। इसको मैंने वहाँ पुट किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 44.9 ये मेरे पास आ गया। ये मैंने यहाँ पर अपने टेबल में लिख लिया 44.9। टोटल वेरिएशन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये जो है SSR सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन या एक्सप्लेन्ड वेरिएशन 40.601। अब एरर की जो निकालनी है SSE सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर, या इसे हम दूसरे अल्फाज में अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहते हैं। तो इस टोटल में से आप इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 4.299। ठीक है, ये मैंने यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है। SSE अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन = टोटल माइनस एक्सप्लेन, 44.9 में से इसको माइनस किया तो 4.299 ये आ गया। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद है जी मीन सम ऑफ स्क्वायर। ये निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना है। इसे डिवाइड किया, ये आ गया। 4.299 को 8 पे डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आया 0.5373। अच्छा, अब आगे निकालनी है एफ कैलकुलेटेड। एफ कैलकुलेटेड के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, मीन सम ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ एरर। तो ये हमारे पास था मीन सम ऑफ रिग्रेशन और ये है मीन सम ऑफ एरर। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, एफ कैलकुलेटेड आएगा 75.65। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको अनोवा में मिलती है पी वैल्यू। ये आपको जो है सॉफ्टवेयर निकाल के देता है कंप्यूटर। पी वैल्यू समाल होगी बहुत ज़्यादा, अल्फ़ा से अगर समाल होगी तो आप तब भी H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास एक जो है वो तरीका है जिसके ज़रिए हम सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को मालूम कर सकते हैं। H0 रिजेक्ट हो जाएगा तो एक्स और वाई में रिलेशनशिप वो जो है साबित हो जाएगा कि भाई उनमें रिलेशनशिप है। अच्छा, एफ कैलकुलेटेड है 75.65। अच्छा, टेबुलर देखनी है, उसमें क्या है जी, एफ अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2।
0.05 है। अच्छा, पहली जो है वो रिग्रेशन की वजह से 1 है और एरर की वजह से 8 है। तो 0.05 के टेबल में आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में 1 को देखना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 में आपने 8 वाली लाइन में जाकर देखना है, तो वैल्यू मिलेगी आपको 5.32। ठीक है। अच्छा, एफ़ कैलकुलेटेड, एफ़ टेबुलर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैंने इसके ऊपर एक स्टेरिक साइन लगाया। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट एविडेंस हमें मिला है कि एफ़ कैलकुलेटेड बहुत बड़ी वैल्यू है एफ़ टेबुलर से, तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। स्लोप बीटा 1 0 के बराबर था, एच नॉट कहता था, वो रिजेक्ट हो गया, गलत साबित हुआ कि स्लोप 0 नहीं है। भाई स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ है जो इंडिकेट करती है कि एक्स और वाई में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो साबित हमने इन दोनों से ये किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन हमें मिल गई कि एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दोनों हमारे पास हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास एफ और टी का जो टेबल है, वैल्यूज़ होती हैं, उनको प्रूव करने से या सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को देखने का एक हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला होता है कि हमने वैल्यूज़ जो हैं वो ठीक लगाई हैं, मॉडल हमारा ठीक है, वो है एफ इजिकल टू टी स्क्वायर। तो एफ है 75.56 और टी है 8.68, स्केल लेंगे दोनों बराबर आएंगे, प्रूव हुआ कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है बिटवीन दो टू वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है इंटरप्रेटेड। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्चुअली हमें ये बताता है कि हमारा मॉडल जो है वो कितना एक फिट है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन आ रही है वो कितने परसेंट आ रही है और वो किस वजह से आ रही है। ठीक है ना, वो कितने परसेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम ले रहे हैं उसकी वजह से है। अच्छा, इसका फार्मूला होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन मल्टीप्लाई बाय 100। वो हमने वैल्यूज़ पुट की तो जवाब आया 90%। इट इंडिकेट्स दैट 90% ऑफ वेरिएशन इन फूड एक्सपेंडिचर इज़ ड्यू टू फैमिली इनकम एंड 10% इज़ ड्यू टू द अदर फैक्टर्स जिन्हें हम एरर कहते हैं। कि आर स्क्वायर की वैल्यू नॉर्मली 85% से ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं हमारा मॉडल बिल्कुल फिट है। ठीक है, और 90% यहाँ पे आ रही है, जो ये बता रही है कि जो हमारी फूड एक्सपेंडिचर है उसमें 90% वेरिएशन फैमिली इनकम की वजह से है और बाकी 10% वेरिएशन जो है वो कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से है। आगे है जी, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1 एंड इंटरप्रेटेड। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हम निकालते क्यों हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब बड़ा आसान है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इसलिए निकालते हैं, ये एक रेंज हमें देती है। देखो हमने करना क्या होता है, हम सैंपल की वैल्यू से पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को जानने की कोशिश करते हैं, यही रिग्रेशन का कमाल है। अच्छा, रिग्रेशन क्या, स्टैटिस्टिक्स का कमाल यही है कि हम एक सैंपल लेते हैं और सैंपल के अंदर से कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूले लगा के वैल्यूज़ निकालते हैं और उन वैल्यूज़ से हम पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो है ये हमने निकाली है बी नॉट और बी वन की वैल्यू अपने सैंपल से। अब उससे हम पॉपुलेशन के बीटा नॉट और बीटा वन को तो एस्टिमेट नहीं ना कर सकते, तो हम ये करते हैं कि हम एक रेंज बता देते हैं कि अगर सैंपल के B1 यानी स्लोप की वैल्यू ये है तो पॉपुलेशन के बीटा 1 स्लोप की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। इसी तरीके से अगर सैंपल के इंटरसेप्ट B0 की वैल्यू ये है तो पॉपुलेशन के जो इंटरसेप्ट है बीटा नॉट उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। तो ये रेंज बताने के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अच्छा, इसमें अब दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है बीटा नॉट यानी सैंपल के बीटा इंटरसेप्ट की वैल्यू किस रेंज से कहाँ तक हो सकती है, उसको आप कैसे निकालोगे। उसका फार्मूला है बी नॉट प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n-2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। इसी तरीके से अगर आपने बीटा 1 यानी सैंपल का स्लोप की रेंज निकालनी है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो उसका फार्मूला है b1 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 n-2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ b1। तो इनकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। तो यहाँ पर आप इस क्या करेंगे, ये प्लस माइनस साइन है, प्लस की वैल्यू अलहदा कर देंगे, माइनस की अलहदा, सेम इधर प्लस की वैल्यू अलहदा, माइनस की अलहदा। ठीक है, अलहदा करने के बाद आंसर जो आएंगे वो आपको यहाँ पे रेंज मिल जाएगी। अब ये रेंज आपको क्या बता रही है कि जो सैंपल का बीटा नॉट है, इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आप बोलोगे वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट विल लाई इन द रेंज ऑफ 3.833 टू 0.1521। समझ आ गई बात की। और इसी तरीके से स्लोप जो है पॉपुलेशन का उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में फॉल कर सकती है। तो ये इसकी क्या आ जाएंगी, इंटरप्रिटेशन आ जाएंगी।
तो ये मैंने लिख दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट वैल्यू ऑफ बी नॉट विल लाई इन द रेंज ऑफ 3.833 टू 0.5121। इसी तरीके से स्लोप की वैल्यू। नेक्स्ट है जी, अब हमने सारा मॉडल हल कर लिया। अब हमें कुछ अगर वो एक्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू देता है और कहता है कि वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू को एस्टिमेट करके दिखाओ, तो हम अब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस्ट फिट लाइन जो है वो मौजूद है। अब उसने कहा है जी, एस्टिमेट द फूड एक्सपेंडिचर एट इनकम लेवल ऑफ $32 पर वीक। यानी एक हफ्ते में आपको $32 इनकम अगर दी जाए तो आप उस इनकम से एक हफ्ते के अंदर कितने डॉलर फूड एक्सपेंडिचर में जो है वो खर्चे करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो हमने बना रखी है बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन, वाई यानी फूड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2.173 प्लस 0.2023 फैमिली इनकम है। फैमिली इनकम की जगह हमने 32 को पुट कर दिया तो जवाब आया फूड एक्सपेंडिचर कितना होगा $8.6466 पर वीक। यानी अगर फैमिली इनकम $32 पर वीक हो तो हमारे पास जनाबे वाला फूड एक्सपेंडिचर कितना होगा एक हफ्ते में $8.6466। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको वो दे सकता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन फूड एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन $12 पर वीक फॉर द फैमिली इज एन इनकम लेवल ऑफ $32 पर वीक। अच्छा जी, वो कह रहा है कि हमने आपको $32 पर वीक यानी एक वीक में $32 इनकम लेवल दिया है, तो हमारे मुताबिक फूड एक्सपेंडिचर जो है वो $12 होना चाहिए। ये एक फ़र्ज़ी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस उन्होंने दिया, बताओ कि ये हाइपोथेसिस ठीक है कि गलत। हुजूर वाला अगर हम देखें, हमने अभी सॉल्व किया था कि जब हमारे पास इनकम लेवल 32 होगा तो हमारी जो फूड एक्सपेंडिचर है वो आ रही है $8.6466। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि फूड एक्सपेंडिचर कितना होगा $12 से ज़्यादा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि $12 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमारे पास जवाब आ रहा है $8.6466। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आप इसमें लिखोगे अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन एस्टिमेटेड फूड एक्सपेंडिचर एट इनकम लेवल ऑफ $32 पर वीक इज एक्सपेक्टेड टू बी $8.6466 पर वीक, सो द गिवन हाइपोथेसिस इज़ नॉट ट्रू। इसी तरीके से कोई भी रद्द-बदल करके स्टेटमेंट में आपको हाइपोथेसिस दी जा सकती है। आपने बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन में उस इनकम लेवल को पुट करना है और अपने फूड एक्सपेंडिचर को मालूम कर लेना है और बता देना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत। या इस तरीके से आपको कोई भी इनकम लेवल दिया जा सकता है तो आप उसमें जो है वो फूड एक्सपेंडिचर अपना निकाल सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसमें आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।